Now student, we have to understand conditional statement and converse. Basically it is a kind of a preparation to write a theorem. Theorem contains some part. Theorem में कुछ पार्ट होते हैं जो हमें समझने चाहिए कि theorem दिया किस तरह जाता है. First of all, theorem is written in the form of some statement and this is in the form of generally if and then. तो जनरली उसकी डेफिनेशन होती है स्टेटमेंट इज अ पार्ट विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन. तो आपका जो फॉर्म होता है इफ एंड देन, इसमें दो पैटर्न आ जाते हैं जिसके कारण आपकी एक कंडीशंस जनरेट होती है, इसलिए इसे कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. मीन्स इफ सम पार्ट इज गिवन देन सम कंडीशन टू बी प्रूव्ड एंड इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज जनरेटेड. तो इफ के बाद जो कुछ भी आता है, इफ के बाद जो कुछ भी आ जाता है, आप इन जनरल उसे कह सकते हो गिवन और यू कैन से डाटा और पार्ट और डायग्राम, यू कैन से इन दैट वे. मीन्स गिवन के बाद जो कुछ भी आएगा या इफ के बाद जो कुछ भी आएगा वो हो जाएगा आपका गिवन या फिर डाटा या फिर डायग्राम की कंडीशंस. मतलब उन्होंने बोला इफ इन अ ट्रायंगल, यानी आप समझ जाइए कि वहाँ पे एक ट्रायंगल है. If in a quadrilateral means it is a quadrilateral type of condition. If there are two parallel lines means lines and parallel lines and there is a transversal, यानी वहाँ पे transversal है. Then तो then के बाद जो कुछ भी आता है to prove that triangle is a equilateral triangle, prove that in quadrilateral all sides are equal, then in parallel line alternate angles are congruent. यानी then के बाद जो भी आता है वो आपके लिए पार्ट हो जाता है to prove. मीन्स सिंपली लॉजिक वे टू अंडरस्टैंड इफ के बाद जो कुछ भी है वो आपके लिए हो जाएगा गिवन या फिर डाटा या फिर डायग्राम की कंडीशंस एंड देन के बाद जो कुछ भी पार्ट है वो आपके लिए हो जाएगा टू प्रूव. अब हर बार कंडीशन इफ और देन में नहीं दी जाती है, नो डाउट. इन सेकंड चैप्टर एंड ऑनवर्ड मैक्सिममली दे हैव गिवन अ थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ इफ और देन. उन्होंने इफ देन के फॉर्म में ही ज़्यादातर थ्योरम्स दिए हैं, लेकिन पहले कुछ चैप्टर में आपको लॉजिक क्लियर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट इफ देन में है और कुछ इफ देन में नहीं भी है. वंस अगेन आपको खुद गेस करना पड़ेगा ऐसे केस में कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है. इन दैट केस देर आर ऑल्सो टू डिफरेंट वर्ड यूज्ड विच इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंट एंड कंसिक्वेंट. अब ये थोड़े से रोमन या ग्रीक टाइप के वर्ड है जो आपके सिलेबस में ऐड कर दिए गए. यू कैन से इंसिडेंट इज नथिंग बट सिंपली गिवन. दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर फॉर यू. यानी जो कुछ भी दिया गया है उसे आप इंसिडेंट कहिए या गिवन कहिए. एंड कंसिक्वेंट मीन्स टू प्रूव. या सिंपली हम ये भी समझ सकते हैं कि इफ के बाद जो कुछ भी दिया गया है वो हो जाएगा आपके लिए इंसिडेंट और देन के बाद जो कुछ भी दिया गया है वो है कंसिक्वेंट. इतना भी लॉजिक आप समझ लोगे तो इनिशियल कंडीशन में वो पार्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा. जिस तरह आपके सिलेबस में स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के कॉन्वर्स भी होते हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय कॉन्वर्स. जिस तरह आपका कोई भी कंडीशन इफ और देन में दिया जाता है, मतलब इफ के बाद जो कुछ दिया गया है वो है गिवन, डाटा, डायग्राम एंड देन के बाद होता है टू प्रूव. कभी कभार वो वर्डिंग को रीअरेंज करते हैं, यानी देन के बाद जो पार्ट है वो पहले दे देते हैं और इफ के बाद जो पार्ट है वो बाद में लिख के देते हैं, जिसके कारण वो स्टेटमेंट का मीनिंग तो सेम रहेगा लेकिन वो कॉन्वर्स कंडीशन में चला जाएगा. सच अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्वर्स. तो आपको ये दोनों पार्ट समझ में आने चाहिए. समटाइम दे प्रोवाइड यू अ स्टेटमेंट, समटाइम दे प्रोवाइड यू अ कॉन्वर्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डेवलप आवर लॉजिक. यहाँ पे कुछ पार्ट हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज के थ्रू ही समझ में आ जाएगा, तो हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले एक बेसिक थ्योरम दिया गया है, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर. नाउ स्टूडेंट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थ्योरम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम. उसका अपना भी नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम. ये आगे जाके बहुत बार यूज किया जाता है, लेकिन पहले थ्योरम कैसे होता है, थ्योरम लिखा किस तरह जाता है या उसके लॉजिक किस तरह होते हैं ये पहले समझ लो. सबसे पहले थ्योरम में वो हमेशा एक स्टेटमेंट या थ्योरम देंगे या थ्योरम ऑफ स्टेटमेंट को वन एंड द सेम. द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, उन्होंने इफ और देन में नहीं दिया है, तो हमें इफ और देन खुद समझना होगा, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है. द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और उसके कारण अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो गए. और उन्होंने कहा है आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी वो अपोजिट एंगल जो इंटरसेक्टिंग लाइन के कारण तैयार हो गए
वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब स्पेशलिटी ये होती है कि थियरम का स्टेटमेंट वो दे देते, उसके बाद हम एक डायग्राम ड्रॉ करते, डायग्राम के बाद गिवन लिखते, गिवन के बाद टू प्रूव लिखते और टू प्रूव के बाद प्रूफ लिखते। ये सारा पार्ट हम खुद डेवलप करते और उसे लिखने का एक सिस्टमैटिकली पैटर्न भी है जो मैं आज आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। फर्स्ट अबाउट दिस स्टेटमेंट, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इसलिए मैं यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ ए बी। नाउ इस लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए मैंने दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को नाम दे दिया लाइन सी डी। आई एम ट्राइंग टू कीप द सेम नॉमेनक्लेचर एज पर बुक। मैं बुक की तरह ही नॉमेनक्लेचर लग रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो आपके लिए दो लाइन्स हो गए, एक है आपका लाइन ए बी, दूसरा लाइन है सी डी और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को कोई नाम देना है। मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ओ। मीन्स देर इज अ फर्स्ट लाइन ए बी, देर इज अ सेकंड लाइन सी डी, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों ओ इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गए। देन वी हैव टू प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब कौन से अपोजिट एंगल्स है? अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी हमें प्रूव करना है ए ओ सी। ये जो एंगल यहाँ पे है इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा बी ओ डी, यानी ये हमें ये दोनों इक्वल है ये प्रूव करने। और एक पेयर तैयार हो रहा है अपोजिट एंगल का, वो है बी ओ सी, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ए ओ डी, यानी ये एंगल। दो कंडीशन यहाँ तैयार हो रही है, हम किसी भी एक कंडीशन को प्रूव कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये डायग्राम में हमने जो नॉमेनक्लेचर दिए हैं, अगर किसी ने इस लाइन को नाम दिया होता पी क्यू आर एस, तो आपको उसके नॉमेनक्लेचर के हिसाब से गिवन लिखना पड़ता। यहाँ पे मैंने लाइन को नाम दिए ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। अब मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेन पार्ट गिवन के लिए। सो द पार्ट इज गिवन। Here, as per a part, line AB and line CD intersect each other in O. Line AB and line CD intersect at O. Now, यहाँ पे जो पार्ट है O A और B के बीच में है और O C और D के बीच में है, तो इन बिटवीन की कंडीशन लिख रहा हूं ए डैश ओ डैश बी एंड सी डैश ओ डैश डी। ए डैश ओ डैश बी एंड सी डैश ओ डैश डी, यानी पहले ए है फिर ओ है फिर बी है, सी है ओ है और फिर डी है, लाइक कंडीशंस। नाउ टू प्रूव, अब हमें जो प्रूव करना है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। We have to prove that its opposite angles are of equal measure, यानी हमें opposite angle equal measure के ये प्रूव करने हैं। तो वहाँ पे opposite angle है एंगल AOC is equal to BOD, तो हमारा पहला पार्ट आ जाएगा या फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। We have to prove that एंगल AOC is congruent to एंगल BOD, ये एक पहला पार्ट है। या फिर आप और एक पार्ट प्रूव कर सकते हो, एंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOD। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट प्रूव करो और दूसरे पार्ट को सिमिलरली लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। यानी पहले लिखना होता है गिवन टू प्रूव, लेकिन गिवन और टू प्रूव तब आता है जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम को नॉमेनक्लेचर देते हैं। यानी थ्योरम के बाद आपका टेंटेटिव डायग्राम आएगा और डायग्राम से आप गिवन और टू प्रूव लिखना शुरू करोगे। इसके बाद आपका पार्ट स्टार्ट होता है प्रूफ। इस प्रूफ को भी लिखने की अपनी एक पैटर्न या स्टाइल है। जनरली इस प्रूफ को नंबर्स, स्टेटमेंट एंड रीजन इस फॉर्म में लिखा जाता है। एंड यहाँ पे नंबरिंग करके हम स्टेटमेंट्स लिखते और रीजन लिखते हैं। जनरली ये पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है विच लुक लाइक वेरी आइडियल फॉर द पार्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट वी आर राइटिंग नंबर, स्टेटमेंट, रीजन्स, ताकि हम सिस्टमेटिकली उस पैटर्न को लिख पाए।
फिर से एक बार देखो कि इसके स्टेटमेंट कैसे बनने वाले हैं और इसके रीजनिंग फ्रॉम द डायग्राम। फर्स्ट, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, यानी मैं बात कर रहा हूं एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी, सॉरी बी ओ सी इज इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर नथिंग बट लीनियर पेयर. Angle AOC plus angle BOC is 180 degree. Next, also angle BOC plus BOD is also 180, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो ये दोनों हो जाएंगे लीनियर पेयर. Naturally 180 equal to 180, so I can say addition of these two is equal to addition of these two. After that cancelling common BOC will get the result. कैसे, जरा यहाँ ध्यान दो. One by one part. Therefore, angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. Linear pair. Of angles. दूसरा है एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आएगा अगेन सेम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. अब क्योंकि यहाँ पे 180 इक्वल टू 180 आ गया है, 180 इक्वल टू 180 आ गया है, मैं इसे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. As 180 equal to 180, you can say that angle AOC plus angle BOC is equal to angle BOC plus BOD from 1 and 2. वही लिखने जा रहा हूँ. Therefore, angle AOC plus angle BOC is equal to angle BOC plus angle BOD from 1 and 2. नाउ यहाँ पे BOC और BOC दोनों जगह सेम है या कॉमन है, यानी अगर इस BOC को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, या इस BOC को उधर लेके जाऊँगा तो वो माइनस हो जाएगा. इन शॉर्ट दोनों केस में यहाँ पे BOC और BOC यानी एंगल BOC कैंसिल हो जाएगा. ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट प्रूफ. तो ये हो जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD, और इसे कहा जाता है प्रूफ इन टर्म्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. और यहाँ से हमें पहला प्रूफ मिला, एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD, एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू BOD. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD. सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिमिलरली एंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू AOD कैन बी प्रूव्ड. सो द पार्ट इज सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BOC is congruent to angle AOD, and in this way we can complete the proof. Now student, we are going to start practice set 1.3. 1.3 में हमें ये समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि थ्योरम लिखा किस तरह जाता है, लेकिन इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट भी इफ देन के कंडीशन में लिखा किस तरह जाता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म. यानी हमें कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को हमें इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नो डाउट इट्स क्वाइट सिंपल, डायरेक्टली भी हम आंसर ले सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पार्ट, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. आपके लिए मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है पैरेललोग्राम का, और इनका कहना है कि इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Now remember it very carefully. Whether you can say kite, parallelogram, rectangle, square, all are nothing but quadrilateral.
जो भी डायग्राम है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ऐसे डायग्राम को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब यहाँ पे उसका यूज़ हम करने वाले हैं। तो उनका स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब पैरेललोग्राम है क्या? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे उसी का एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। अब हम इसका यूज़ किस तरह करने वाले ये समझ लो। इफ अ क्वाड्रिलैटरल is parallelogram, then its opposite angles are congruent. Then its opposite angles are congruent. स्टूडेंट समझ लो यहाँ पे क्या पार्ट हुआ। फर्स्ट इफ और देन की कंडीशन का हमने यूज कर दिया, और इफ में एक सब कंडीशन या गिवन कर दिया अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी दिया गया हुआ डायग्राम पैरेललोग्राम है। देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह इफ और देन की कंडीशन हमने यहाँ पे यूज कर ली। सिमिलरली इन द सेम पार्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन एंड द पार्ट इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है रेक्टेंगल? टेंटेटिवली एक रफ डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस डायग्राम को हम कहते हैं रेक्टेंगल। बट अगेन रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। सो यूजिंग द सेम पार्ट ओवर हियर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी वो डायग्राम रेक्टेंगल है ये मेंशन हो जाएगा एंड उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये देन के बाद का पार्ट आएगा। सो सेम पार्ट इफ अ गिवन क्वाड्रिलैटरल और अ क्वाड्रिलैटरल, if a quadrilateral is rectangle, then its diagonal are congruent. Diagonals are congruent. And in this way we have completed first and second part. Now moving to the third question, and the part is third part. In an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of a base is perpendicular to base. फिर से एक बार स्टूडेंट स्टेटमेंट समझ लो। If an isosceles triangle, in an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of a base is perpendicular to base. मीनिंग क्या होता है? रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखी है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी अगर ये दोनों साइड इक्वल है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, अगर इस बेस का मिड पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे और इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट कर देता हूँ लाइक दिस, देन इट इज परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा उस स्टेटमेंट का मीनिंग है। आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। हमारा मेन टारगेट है कि इसे इफ देन में लिखना है। यहाँ पे पहला पार्ट है, अगर वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मीन्स इफ द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ बेस इज परपेंडिकुलर टू बेस, यानी इसके पहले इफ आ जाएगा और यहाँ से आगे देन लग जाएगा। सो द पार्ट इज इफ a triangle is an isosceles triangle, if a triangle is isosceles triangle, then the segment joining the vertex and the midpoint of a base is perpendicular to base.
एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द थर्ड पार्ट. स्टूडेंट यहाँ पे जब भी आप ऐड करोगे इफ देन, तो रिमेंबर स्टेटमेंटल मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट मस्ट रिमेन सेम. इसका जो मीनिंग है वो मेन मीनिंग वही रहना चाहिए. एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस इफ एंड देन, ये उस कंडीशन का पार्ट है. नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड द पार्ट इज राइट द कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट याद रखो हमें इसके कॉन्वर्स लिखने हैं. अब कॉन्वर्स में क्या पार्ट होता है, जनरली इफ और देन का जो पार्ट आपको दिया जाता है तो देन का पार्ट आपको पहले लाना होता है और इफ का पार्ट बाद में लाना होता है, और स्टेटमेंट का मीनिंग रिमेन सेम. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. वंस अगेन, द अल्टरनेट एंगल्स यानी अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो गए. अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन यानी दो लाइनें जो कि पैरेलल है, एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन है ना वो आ जाता है पैरेलल लाइंस, यानी ये हो जाएगा आपके लिए गिवन और बाकी सारा पार्ट होगा टू प्रूव. पर यहाँ पे हमें लिखना है कॉन्वर्स, तो कॉन्वर्स में हमें एग्जैक्टली ये पार्ट देन के बाद आना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट गिवन यानी इफ में आना चाहिए. तो यहाँ पे पार्ट आएगा इफ अल्टरनेट एंगल्स formed by two lines and their transversal are congruent, then the lines are parallel. So writing that part, if alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent, then the lines are parallel. Then the lines are parallel, or then the lines are parallel lines. And in this way you can write its converse. Now moving to the second question, and the part is if a pair of the interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. Student एक बार statement फिर से समझ लो. If a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. अब हमें if के बाद वाला पार्ट then में शिफ्ट करना है या फिर then के बाद वाला पार्ट if में शिफ्ट करना है. तो इस केस में अगर आप ढंग से देखोगे, if a pair of interior angle made by the transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. यानी ये जो पार्ट है then के बाद ये पहले आएगा. The lines are parallel, लेकिन यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल किसके कारण हो रहा है, ट्रांसवर्सल के कारण, यानी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का पार्ट पहले आ जाएगा. सो द स्टेटमेंट बिकम और कॉन्वर्स इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by transversal, then यहाँ ये पार्ट आएगा a pair of interior angles are supplementary, then the pair of interior angles form are supplementary, and in this way you can represent its converse. Now
मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन एंड द पार्ट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट काफ़ी छोटा है इसलिए आपका दिमाग आइडियलिज्म में वर्क करना चाहिए। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी रेक्टेंगल के डायगोनल कॉन्ग्रेंट है, ये पार्ट दिया गया है। तो इसमें एक्चुअली डायगोनल बेस यानी गिवन हो जाता है एंड कॉन्ग्रेंट यानी डायगोनल कॉन्ग्रेंट ये टू प्रूव हो जाता है। बट क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्वर्स, यानी हमारे लिए एग्जैक्टली कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यानी हमारे लिए रेक्टेंगल का पार्ट एंड में आ जाएगा। व्हेन यू गो टू राइट सच अ काइंड ऑफ अ कॉन्वर्स, फर्स्ट व्हाट इज अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे पार्ट है डायगोनल्स आर अ कॉन्ग्रेंट। सो द पार्ट इज इफ diagonal of a quadrilateral are congruent, if a diagonal of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a rectangle. So writing its converse, if diagonals of quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is rectangle, or then it's a rectangle. या फिर लिख सकते हो then the quadrilateral is rectangle. In this way you can complete the part. Now moving to the problem set 1. Now first question is select the correct alternative from the answer of the question given below. Means for every question they have given 4 options, and among 4 options we have to select or mark correct one. So the first question is, how many midpoints does a segment have? How many midpoints does a segment have? And their options are only 1, second option is 2, third option is 3, and D are many. Let us say I am going to try to explain a part in terms of diagram point of view. Let us say this is a segment so called as segment PQ, and I have to identify its midpoint. Let us say I am going to indicate midpoint as a M, means you can say that PM is equal to QM. Now here you can see that for a given segment there is M only one as a midpoint over here. This will be true for any segment. If I am going to say PQ, AB, LM, whatever may be, we will get only one midpoint. So among how many midpoint does a segment have? So our first answer A, only one. This is the correct answer. Rest all answers are wrong. From the first question we are moving to the second question, and the part is, how many points are there in the intersection of two distinct lines? How many points are there in the intersection of two distinct lines? First option is infinite, second 2, C 1, and D not a single. Just for a proper understanding, I have drawn first line. I am going to call it as a line AB. Now second I have drawn second line over here, and I am going to call it as a CD. Now let us say both the line intersect at point P. Now we can see that first line is a AB, second line is a CD, and both intersect at point P. So point P is a single point or only one point. So naturally, as per question, how many points are there in the intersection of two distinct lines? So C answer is correct, that is 1. And in this way we have completed second part. From second question we are moving to third part or third question. So question number 3, how many lines are determined by 3 distinct points? How many lines are determined by 3 distinct points? यानी 3 अलग अलग पॉइंट है और 3 अलग अलग पॉइंट से कितने लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शंस आर 2, 3, नेक्स्ट 1 और 3, एंड लास्ट इज 6. इस क्वेश्चन को ज़रा ढंग से समझो. अगर मान लो मैंने 3 पॉइंट्स इस तरह ड्रॉ किए, P, Q, R, तो हो सकता है इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक ही लाइन होगी, लाइक दिस.
अगर ये तीनों पॉइंट इस तरह होने के बजाय कुछ इस तरह होते, P, Q, R, और अगर मैं लाइन ड्रॉ करता तो फ्रॉम P टू Q फर्स्ट लाइन, Q टू R सेकंड लाइन एंड P टू R थर्ड लाइन, मीन्स ऑप्शन में बी 1 और ऑप्शन में बी 3. तो यहाँ पे इन्होंने तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 और 3. सो वी कैन मेक अ टिक और करेक्ट मार्क टू दिस. सो 1 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. In this way, we have solved first 3 questions. Now, moving to question number 4, and the part is, find the distance AB if the coordinate of A and B are -2 and -5 respectively. A is -2, first option, B is 5, C is 7 and D is 3. Now, to identify the correct answer, अगर हमें correct answer ढूंढना है, तो coordinate of A and B are -2 and -5. So the answer is coordinate of A, that is -2, coordinate of B, that is 5. Here from this part we can say that 5 is greater than 2, 5 is greater than -2. So distance AB is equal to larger coordinate means 5 minus smaller coordinate, that is -2. Simplification, it becomes 5 plus 2 and 5 plus 2 is nothing but 7, that is nothing but distance AB, that becomes 7 units. यानी हमारा करेक्ट आंसर है 7. तो पहला आंसर उन्होंने दिया है -2, दूसरा आंसर दिया है 5, तीसरा आंसर दिया है 7 एंड चौथा आंसर दिया है 3. सो C 7 is our correct answer, and in this way we have solved fourth one. Now moving to the fifth question, and the part is, if P dash Q dash R and distance PQ is equal to 2, distance PR is equal to 10, then find the distance QR. Their options are first 12, B 8, C √96 and D 20. हम इसे एक्चुअल सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. एज पर देयर गिवन कंडीशन, P डैश Q डैश R, ये एक पार्ट उन्होंने दे दिया है. P डैश Q डैश R मीन्स Q इज इन बिटवीन P एंड R. डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 2. P टू Q का डिस्टेंस उन्होंने दे दिया है 2. डिस्टेंस PR इज 10. P टू R, दिस डिस्टेंस दे हैव गिवन अस एज 10. देन फाइंड द डिस्टेंस QR, यानी हमें ये डिस्टेंस ढूंढना है. एज पर कंडीशन एंड लाइन डायग्राम ज्योमेट्री, डिस्टेंस PQ plus QR is equal to distance PR. Applying that part over here. Therefore, distance PQ plus distance QR is equal to distance PR. Reason, as they have given P dash Q dash R. So distance PQ is equal to 2 plus distance QR is equal to distance PR, that is 10. Simplifying it, distance QR is equal to 10. ये प्लस 2 इस साइड चला जाएगा, हो जाएगा -2 एंड दैट बिकम 8 और 8 यूनिट्स, यानी डिस्टेंस QR 8 यूनिट. ये करेक्ट आंसर है. सो फर्स्ट इज 12, सेकंड इज 8, थर्ड इज √96 एंड फोर्थ इज 20. तो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज B 8. ये हमारा करेक्ट आंसर है. And in this way we can solve question number 1. Now student, moving to the question number 2, and the part is, on a number line, coordinate of P, Q, R are 3, -5 and 6 respectively. State with the reason whether the following statements are true or false. Their first condition or question is, distance PQ plus distance QR is equal to distance PR. Second, distance PR plus distance RQ is equal to distance PQ. Distance RP plus distance PQ is equal to distance RQ. And fourth, distance PQ minus distance RQ is equal to distance QR. अब एक क्वेश्चन के लिए टर्म अगर समझते हैं तो यहाँ पे हमें 2 टर्म समझ में आने चाहिए. ऑन अ नंबर लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR, यानी एक कोऑर्डिनेट्स नंबर लाइन की सिस्टम है जहाँ पे रफली मैंने एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. And as per their condition, points P, Q, R are 3,
-5 and 6. यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P given by them as 3, coordinate of point Q that is -5 and coordinate of R is 6. According to this part, coordinate of P is 3, coordinate of Q is -5 and coordinate of R is 6. इसी पार्ट को मैंने यहाँ लाइन डायग्राम में दिखाया है, एक टेंटेटिवली रफ डायग्राम ड्रॉ किया गया है. P is 3, Q is -5 and R is 6. अब ये एक रफ डायग्राम है. नेचुरली यहाँ पे बीच में कहीं 0 होना चाहिए. 1 2 3 फिर 4 5 6, फिर यहाँ पे 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6. मैंने सिर्फ वही पॉइंट दिखा है जो उस लाइन डायग्राम पे दिए गए हैं, सो दैट वी कैन फोकस ओवर हियर. नाउ व्हेन यू गो फॉर अ क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे लिए एक पार्ट क्लियर है. हर जगह डिस्टेंस पी क्यू, क्यू आर, पी आर, यानी ये डिस्टेंस हमें चाहिए ही चाहिए. हो सकता है कहीं उसे पी क्यू कहा होगा, क्यू पी कहा होगा, क्यू आर कहा होगा, आर क्यू कहा होगा, पी आर कहा होगा, आर पी कहा होगा. जो भी पार्ट होगा हमें वो डिस्टेंस आइडेंटिफाई यानी पता होना ज़रूरी है. वी नो द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पी 3, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज 6. सबसे पहले हम डिस्टेंस पी क्यू, क्यू आर और पी आर ये डिस्टेंस ढूंढेंगे. डिस्टेंस पी क्यू, क्यू आर और पी आर, so that we can directly use into the numerical part. So starting part from here, one by one, with the help of this data, our first part, distance PQ. Distance PQ. जब हम distance PQ ढूंढने जाएंगे तो naturally P is 3 and Q is -5. तो हमारे लिए सबसे पहला पार्ट आ जाएगा और वो हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. That part is here P is having a coordinate 3 and Q having a coordinate -5. Naturally 3 is greater than -5, यानी हमारे लिए पहला पार्ट है 3 is greater than -5. अब हम PQ डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं. Therefore डिस्टेंस PQ is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, so 3 minus of -5. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा 3 + 5 and that become 8. यानी हमें एक वैल्यू मिल गई डिस्टेंस पी क्यू, दैट इज 8. इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं, डिस्टेंस क्यू आर. अब डिस्टेंस क्यू आर आप यहाँ से ढूंढो या डिस्टेंस क्यू आर यहाँ से दे दो. अब क्यू और आर में क्यू का वैल्यू है -5, आर का वैल्यू है 6. नेचुरली 6 इज ग्रेटर दैन -5, यानी आपका जो सेकेंड इवैल्यूएशन होगा डिस्टेंस क्यू आर, वहाँ पे आपके लिए एक पार्ट क्लियर है. कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज -5, कोऑर्डिनेट ऑफ R इज 6 एंड 6 इज ग्रेटर दैन -5. सो आपका पार्ट आ जाएगा 6 इज ग्रेटर दैन -5. तो हम डिस्टेंस QR ढूंढेंगे. डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ -5. सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आएगा 6 + 5 एंड 6 + 5 दैट सिंपली बिकम 11. यानी कैलकुलेशन में हमें दूसरा पार्ट पता होना चाहिए कि डिस्टेंस QR ये आएगा 11. अब तीसरा भी पार्ट हमें ढूंढना है और वो है डिस्टेंस पी आर. पी का कोऑर्डिनेट है 3 और आर का कोऑर्डिनेट है 6. सो हियर डिस्टेंस पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज 6, यानी 6 इज ग्रेटर दैन 3. तो हमारे लिए आ जाएगा डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 6 - 3 एंड 6 - 3 दैट सिंपली बिकम 3. यानी अब हमें मिल चुका है डिस्टेंस पी आर दैट इज 3. यानी कैलकुलेशन में हमारे लिए पहला पार्ट रेडी होगा. डिस्टेंस पी क्यू का वैल्यू है 8 जो हम न्यूमेरिकल में ले सकते. डिस्टेंस क्यू आर का वैल्यू है 11 जो हम न्यूमेरिकल में ले सकते. और डिस्टेंस पी आर का वैल्यू है 3, इसे हम न्यूमेरिकल में ले सकते. एज अ पार्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल ये तीनों वैल्यूज़ मैं कॉर्नर पे लिख के रखता हूँ ताकि जब भी हम ये स्टेटमेंट चेक या क्रॉस चेक करेंगे तब हमें ये वैल्यूज़ लगने वाले हैं. So one by one, distance PQ is 8, distance QR is 11 and distance PR is 3. So distance PQ is equal to 8, distance QR is equal to 11 and distance PR is equal to 3. ये वैल्यूज़ हमें लगने ही वाले हैं, ये हमारे कैलकुलेशन में लगने वाले हैं. अब ये कैलकुलेशन के वैल्यूज़ हम डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्रॉस चेक करने के लिए यूज़ करेंगे. इफ़ LHS इज इक्वल टू RHS देन वी कैन से दैट
the statement is true. If LHS is not equal to RHS, then we can say the statement is false. And in this way we are going to solve the numerical. Student, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से पहले आपको ये वैल्यूज़ लिखने होंगे. ये न्यूमेरिकल लेंथ वाइज काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू अगर आपके पास है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हो. सो डू दिस नीडफुल कैलकुलेशन एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टू क्रॉस चेक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ numerical which is given by them. Now moving to question number 1, and the part is they have given distance PQ plus distance QR is equal to distance PR and whether we have to check the statement is true or false. ये statement सही है गलत है ये हमें चेक करना है या क्रॉस चेक करना है. फर्स्ट डिस्टेंस PQ प्लस QR. स्टूडेंट हम लोगों ने पहले ही तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर रखे. PQ इज 8, QR इज 11 एंड PR इज 3. अब हम इसका यूज यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे. सो वन बाय वन पार्ट है. First, let us say I'm going to write it as a LHS. Distance PQ plus distance QR. Now, we have calculated distance PQ, that is 8 and QR is 11. So, distance PQ is 8 plus 11 and this value 11 plus 8, that become 19. I'm going to call it as equation number 1. Next, distance PR is equal to 3 RHS. Distance PR is equal to 3. I'm going to call it as equation number 2. अब आपका PQ plus QR इसका वैल्यू आया 8 plus 11 that is 19 and distance PR आ गया 3. Naturally 19 is not equal to 3. So the part become 19 is not equal to 3. Or you can also say that LHS is not equal to RHS. अब LHS is not equal to RHS. Naturally you can say that the given statement is false statement. Therefore, given statement क्या है? ये दे रखा है डिस्टेंस PQ प्लस QR. डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR is equal to distance PR is false statement. And in this way you can complete the numerical. Now second numerical is distance PR plus distance RQ is equal to distance PQ. अब हमने ये तीनों डिस्टेंस पहले ही कैलकुलेट कर रखे. सो सॉल्विंग दैट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट LHS डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस RQ. डिस्टेंस PR, अब PR का वैल्यू है 3. डिस्टेंस RQ, आप RQ बोलो या QR बोलो, मीनिंग रिमेन सेम. डिस्टेंस RQ इज इक्वल टू 11 एंड 11 प्लस 3 दैट बिकम 14. आई एम टू कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. दूसरा है डिस्टेंस PQ, दैट इज योर RHS. डिस्टेंस PQ and that PQ is equal to 8, that is equation number 2. यहाँ पे हमें पता चलता है कि पहले का आंसर आ गया 14, दूसरे का वैल्यू आ गया 8. 14 is not equal to 8. Therefore 14 is not equal to 8. या फिर आप कह सकते हो LHS is not equal to RHS. यानी हमें जो स्टेटमेंट दिया गया था डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस RQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ, ये फॉल्स हो जाएगा. Therefore, distance PR plus distance RQ is equal to distance PQ is false statement. And in this way, you can complete the second numerical. Now moving to third numerical and the part is थर्ड न्यूमेरिकल में उन्होंने कंडीशन दे रखी है डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस RQ. अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये हमें चेक करना है या क्रॉस चेक करना है. अगेन ऑल थ्री वैल्यू मीन्स डिस्टेंस RP और PR, डिस्टेंस PQ एंड डिस्टेंस RQ ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखे. वन बाय वन मेकिंग अ कंपैरिजन ओवर हियर एंड पार्ट इज
Let us say LHS distance RP plus distance PQ, डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ, तो RP का आपका वैल्यू है 3 एंड PQ डिस्टेंस PQ का वैल्यू है 8. 3 plus 8 that become 11. I'm going to call it as equation number 1. दूसरा पार्ट है डिस्टेंस RQ, मैं इसे कहता हूँ RHS, डिस्टेंस RQ. नाउ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस RQ या QR जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 11 इक्वेशन 2. ये दोनों वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखे थे, सो वी कैन डायरेक्टली यूज इट. नाउ इक्वेशन 1 का पार्ट आ रहा है 11, इक्वेशन 2 भी आ रहा है 11. नेचुरली 11 इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11, या फिर हमारे लिए आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS. LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, यानी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट ट्रू है, यानी हमारे लिए आ जाएगा डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस RQ इज ट्रू स्टेटमेंट. यानी ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू आ चुका है, यानी थर्ड पार्ट फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू थर्ड ग्रुप में ट्रू आई है. एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द पार्ट. नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द पार्ट इज डिस्टेंस PQ माइनस डिस्टेंस PR इज इक्वल टू डिस्टेंस QR. पहले 3 टाइप में जिस तरह किया था, यहाँ पे भी हमें क्रॉस चेक करना होगा और वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स ये हमें एंड में पता चल जाएगा. सो LHS डिस्टेंस PQ माइनस डिस्टेंस PR. स्टूडेंट पहली बार इन्होंने ये माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल दिया है, बाकी सारे में प्लस था. डिस्टेंस PQ, अब PQ का वैल्यू है 8 माइनस डिस्टेंस PR, डिस्टेंस PR का वैल्यू है 3 एंड 8 माइनस 3 दैट इज 5. आई एम गोइंग टू कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब मेरे लिए इक्वेशन 1 हो गया है. सेम वे RHS में दे रखा है डिस्टेंस QR एंड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस QR इज 11. I would call it as इक्वेशन नंबर 2. अब आपका पहले इक्वेशन का वैल्यू आया है 5, दूसरे वैल्यू आ चुका है 11. नेचुरली 5 इज इक्वल टू 11 नॉट ट्रू हो जाएगा हमारे लिए. यहाँ पे ये 5 और 11 अलग अलग है, मीन्स 5 इज नॉट इक्वल टू 11. देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. यानी हमें ये जो डिस्टेंस दिया गया है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ये फॉल्स हो जाएगा. डिस्टेंस PQ माइनस डिस्टेंस PR इज इक्वल टू डिस्टेंस QR इज फॉल्स स्टेटमेंट. एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द एंटायर न्यूमेरिकल. स्टूडेंट थोड़ा प्लस माइनस पे ध्यान दो, उन्होंने कौन से साइन दिए, कौन से डिस्टेंस दिए गए और पार्ट है. हमारा सिर्फ थर्ड पार्ट ट्रू आ गया है, बाकी सारे फॉल्स स्टेटमेंट आ गए. एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द न्यूमेरिकल. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड द पार्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर. स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लो. क्वेश्चन नंबर 3, coordinates of some pair of points are given below, hence find the distance between each pair. उन्होंने आगे 6-7 न्यूमेरिकल दिए हैं जहाँ पे हमने 3 यहाँ पे लिख दिए हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट्स आर 3 and 6 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 3 and 6. सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट ग्रेटर वैल्यू है या कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेटर स्मॉलर वैल्यू है. सो स्टार्टिंग फर्स्ट आंसर among 3 and 6, 3 और 6 में 6 is greater than 3. Therefore, distance between the point, distance between points is equal to 6 minus 3
6 minus 3, simplification 6 minus 3 and 6 minus 3 is nothing but 3 और ये डिस्टेंस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स, यानी हमारे लिए पहला पार्ट आएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 3 यूनिट्स। सेम वे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड वन एंड द पार्ट इज, अब दूसरे न्यूमेरिकल में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं -9 -1। सॉल्विंग दैट पार्ट वंस अगेन -9 और -1, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। -9 और -1 में -1 बड़ा है या फिर -9 छोटा है, मीन्स -1 is greater than -9. So here distance between the points, distance between points is equal to -1 minus -9, सिंप्लीफिकेशन करेंगे -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9 and -1 plus 9 means that distance become 8 units. इस तरीके से आप सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज थर्ड। अब थर्ड न्यूमेरिकल में उन्होंने पॉइंट्स दे रखे -4 5। अगेन -4 और 5 में 5 है ग्रेटर या -4 है स्मॉलर, सो द पार्ट इज 5 is greater than -4. Therefore distance between the point, distance between points is equal to 5 minus of -4, 5 minus of -4, simplification it become 5 plus 4 and that is equal to 9 units. और इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ज़रा टिपिकल है, उन्होंने दे रखा है x -2, यानी एक कोऑर्डिनेट है x और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2। स्टूडेंट ज़रा ढंग से देखिए कि ये क्वेश्चन समझ में आने के लिए कुछ लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। जनरली जब भी हम लाइन डायग्राम देखते हैं तो सेंट्रल पोजिशन पे जनरली हम 0 बना लेते हैं, फिर इस साइड +1 +2 +3 +4 नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, -1 -2 -3 नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे -2 भी है, यानी 0 के बाद आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं कि x कहाँ पे है। अब x के पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक x -2 से बड़ा होगा मीन्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, x -2 से छोटा होगा मीन्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और x 0 भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी है जिसे केस 1, केस 2, केस 3 के टर्म में लिया जाता है। सो वन बाय वन वी हैव टू राइट द सेम पार्ट ऑफ आंसर इन 3 डिफरेंट मेथड। अब इसके 3 पॉसिबिलिटीज आपके सामने बनेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में उन्होंने 2 पार्ट दे रखे, एक है x, दूसरा है -2। पहले केस में हम कंसिडर करते कि x इज ग्रेटर देन -2, सो पार्ट 1, या फिर आप बोलो केस 1। केस 1 में क्या है, x इज ग्रेटर देन -2। अब ये हम अज्यूम कर रहे हैं या ट्रायल एंड एरर पे ले रहे हैं, सो x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, और हमें ढूंढना है द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द ईच पेयर ऑफ पॉइंट, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो ये पार्ट आएगा, क्योंकि x -2 से बड़ा है तो पहला पार्ट आ जाएगा x माइनस ऑफ -2। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x एंड माइनस ऑफ माइनस +2, यानी ये कोई पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होगा और इसका यूनिट्स पता नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स। तो आपकी केस 1 या पॉसिबिलिटी 1 हो जाएगी कि x अगर -2 से बड़ा है तो आपका वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हो जाएगा x + 2 यूनिट्स। सेम वे वी आर टेकिंग द नेक्स्ट पार्ट फॉर कंसिडरेशन। केस 2 में मैं जो पार्ट में ले रहा हूँ केस 2, अब केस 2 के लिए मैं पार्ट ले रहा हूँ जिस तरह हमने यहाँ पे लिया था x इज ग्रेटर देन -2, अब मैं ले रहा हूँ -2 इज ग्रेटर देन x। सो इन सेकंड केस -2 इज ग्रेटर देन x। अब -2 ग्रेटर देन x ये हमने ले लिया है, यानी ये नंबर बड़ा है या फिर ये नंबर छोटा है। फिर से वहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस
between points is equal to coordinate of a greater point minus coordinate of smaller point, so ये आएगा -2 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये आएगा -2 माइनस एक्स। अब आपका ये भी आंसर हो सकता है या -2 माइनस एक्स यूनिट्स, या फिर अगर आप इसे मॉडिफाइड करना चाहते हो तो आप माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस इन ब्रैकेट 2 + एक्स यूनिट्स। स्टूडेंट इस स्टेप पे ध्यान दो, आप इस तरह लिख सकते हो -2 माइनस एक्स यूनिट्स, या फिर माइनस साइन कॉमन लेने के बाद आएगा 2 + एक्स यूनिट्स, एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड थर्ड केस ऑल्सो। जिस तरह केस 1 में हमने लिया था x इज ग्रेटर दैन -2, केस 2 में हमने लिया था -2 इज ग्रेटर दैन x, उसी तरह पॉसिबिलिटी थी कि x इज इक्वल टू 0। सो थर्ड केस या केस 3, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अगर x हम 0 लेते हैं तो 0 इज ग्रेटर दैन -2, तो यहाँ पे पार्ट आएगा देयरफॉर 0 इज ग्रेटर दैन -2। नेक्स्ट पार्ट आएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो ये पार्ट आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0 + 2 और आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स। और इस तरीके से आपका ये एक ही क्वेश्चन का आंसर केस 1, केस 2, केस 3 या पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी सेकंड एंड पॉसिबिलिटी थर्ड, इन 3 स्टेप में आ जाएगा एक ही न्यूमेरिकल, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द पार्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट्स आर x + 3 एंड x - 3। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा जो पहले वाले न्यूमेरिकल में लिया था। हियर x में भी पॉजिटिव, x में भी निगेटिव, x में भी 0। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव हो, हम उसमें +3 ऐड करते हैं या फिर उसमें से 3 कम करते, तो नेचुरली x + 3 यानी नंबर बढ़ेगा, या x - 3 यानी नंबर घटेगा यानी कम होगा। डेफिनेटली x + 3 इज ग्रेटर एंड x - 3 इज स्मॉलर, ये पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट, एज पर गिवन कंडीशन x + 3 इज ग्रेटर दैन x - 3, यानी हमारे लिए ये क्लियर हो जाएगा कि ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सबट्रैक्ट करना है, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही आएगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट वैल्यू दैट इज x + 3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट वैल्यू x - 3। Simplification of this group is x + 3 minus x minus of minus plus 3। यहाँ पे सिंपली +x -x कैंसिल हो जाएगा, +x -x कैंसिल हो जाएगा। क्यों? एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, मीन्स वैल्यू रिमेन सेम, साइंस आर अपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाएगा। एंड +3 दैट इज इक्वल टू 6, और यू कैन से 6 यूनिट्स इज द डिस्टेंस और आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड द पार्ट इज, हमें यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे -25 एंड -47। यहाँ पे याद रखो ये दोनों निगेटिव नंबर है, यानी डेफिनेटली -25 बड़ा होगा या -47 छोटा होगा। सो द फर्स्ट कंपैरिजन फॉर द आंसर, -25 इज ग्रेटर देन -47। अब हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इक्वल टू greater coordinate value minus smaller coordinate value means -25 minus of -47। Now its simplification, जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये आएगा -25 और ये होगा माइनस ऑफ माइनस मीन्स +47। सिंप्लीफिकेशन, अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट होगा, सो 7 - 5 दैट बिकम 2 एंड 4 - 2 बिकम 2, और डिस्टेंस है इसलिए यूनिट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आ जाएगा 22 यूनिट्स।
फॉर द पॉइंट्स -25 एंड -47। इसी तरीके से हम आगे का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। एंड द पार्ट इज, अब आगे का न्यूमेरिकली जिसके पॉइंट कोऑर्डिनेट वैल्यू है 80 और -85। 80 पॉजिटिव है और 85 माइनस साइन के साथ है यानी निगेटिव है, यानी 80 कंपल्सरी ग्रेटर या लार्जर नंबर होगा और -85 स्मॉलर नंबर होगा। सो द आंसर इज 80 is greater than -85. Therefore, distance between the point, distance between the points is equal to 80 minus of -85, 80 minus of -85. Now simplification, 80 माइनस ऑफ माइनस इट बिकम प्लस 85। अब हमें यहाँ पे सिंपली इनकी एडिशन करनी है, यानी 5 + 0 इज 5 एंड 8 + 8 16 और आंसर आ जाएगा 165 यूनिट्स। एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट, वैल्यूज, साइन, इन सब पे आपका ध्यान बहुत होना जरूरी है। एंड देन यू कैन सॉल्व द करेक्ट वे ऑफ द पार्ट। And again make a continuous practice after the observation.